कभी नाचे नहीं हो क्या? अब वो तो ऐसे कर रहा, नाच तो ले, कम से कम ढंग से तो नाच ले वो प्रदेश अध्यक्ष। और सर, और प्रीतम सिंह को देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो भी हाथ हिला के डांस कर रहे हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो है। और कैसे कैसे गानों पर, हनी सिंह के गानों पर, शराब के गानों पर डिस्को कर रहे हैं। भाई शर्म आती है, शर्म। चुल्लू भर पानी लेके कांग्रेस डूब मरो। गणेश गोदियाल जी कह रहे थे कि भाई अब कांग्रेस की तरफ से हम मांग करते हैं कि अब उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस्तीफा दें। तो गलत है, ये तो गणेश गोदियाल खिलाफ लड़ने वाला है धन सिंह के, और धन सिंह जीत रहा है। तो गणेश गोदियाल को तो किसी तरह चुनाव जीतना है। धन सिंह का क्या मांगना? धन सिंह का तो विरोध में चुनाव लड़ना है, इसलिए मांग रहा है वो। और धन सिंह जीत रहा है वैसे भी, क्योंकि इसकी सिर्फ हवाबाजी है। वहाँ क्षेत्र में गणेश गोदियाल का कुछ नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है इसके पास, तो इसलिए वो किसी तरह माहौल बना के धन सिंह के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यो हनी सिंह और न किस के अजीब अजीब आपत्तिजनक गानों पर डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हों, करण महरा हों, ये लगातार ठुमके लगा रहे थे और नच रहे थे। तो लोगों का सवाल ये था कि क्या इतने गंभीर विषय पर बात करने के लिए कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, और वहाँ पर ये सब हो रहा था, क्या ये सब सही है? राहुल जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मगर उस प्रोग्राम को फ्लॉप किया यहाँ के लोकल ने, क्योंकि खुद की मेहनत तो थी नहीं। उसको कैश कराना चाहते, खुश हो गए, पागल हो गए, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? वो इमरान मसूद ने भीड़ भेजी, हरिद्वार से आई भीड़, पहाड़ का कौन था बताओ? गणेश गोदियाल को पूछ ले कितने गाड़ी मंगाई तूने? कांग्रेस नहीं आने का रीजन यही है कि यहाँ का नेता हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो इसलिए एक दूसरे के लोगों को टिकट काटते हैं, और जब मिल भी जाती तो उसको हराते हैं। ये क्या हुआ था, शैलजा कुमारी को गणेश गोदियाल जिस वक्त टिकट बेचना चाह रहा था, उसमें ये प्लानिंग उसने मुझसे भी डिस्कस की थी, और उसी की थी सारी, है उसी की सारी प्लानिंग थी। और शैलजा वही बोलती थी जो प्रदेश अध्यक्ष बोलता था। और आज हरीश रावत को ठिकाने भी इसलिए लगाया, हाँ, तो इसलिए गणेश गोदियाल ने ठिकाने लगाया ना। तो अब पहले ये प्रीतम को भी नहीं पूछ रहा था, हड़क सिंह को भी, जब मैंने लगातार 20-50 वीडियो डाली इसके खिलाफ, अब जाके उनके साथ चल दिख रहे, अब उनके शरण में गया, वरना इसने कांग्रेस के नेता को पैदल कर दिया था। तो ये पुरानी बात, ऐसा होगा नहीं। एक परिवार को 2 टिकट इनको देनी पड़ेंगी। भाई वहाँ रंजीत रावत अपने लड़के के अपने लिए मांग रहा है, और हरीश रावत लड़की है, लड़के के लिए मांगेंगी, वो तो उनका बस चलो 2 लड़कों की मांग दें। और हरीश रावत तो कैसे के बिना चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? और प्रीतम सिंह भी मैंने सुनने में आ रहा है उनके भाई भी लड़ना चाहते हैं, और ऐसी स्पालर है उसका लड़का भी लड़ेगा, आज वो कह रहा है, कल को 100% लड़ेगा जब कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये करना इनके लिए असंभव होगा। और बाकी अगर ऐसा हो तो हरीश रावत अगर राजनीति से अलग होगा तो कांग्रेस तो खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो पूरे देश में जंतर मंतर पर लगातार माहौल गरमाया हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। यूटीयू पेपर लीक की अगर हम बात करें, या पूरे जो भी लगातार मामले आजकल उत्तराखंड में चल रहे हैं, उत्तराखंड की हवाओं में चल रहे हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम आए हैं आपके सामने हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस पूरे खास कार्यक्रम की हमारी जो आज की मेहमान है वो बहुत ही खास है, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे कहीं ना कहीं जो लगातार मुद्दे होते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर वो जनता के सामने आती हैं, जनता की आवाज़ उठाती हैं, और सबसे बड़ी खास बात है कि लोग उन्हें उत्तराखंड की बेटी के नाम से संबोधित भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने देखा कि जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था छात्रों के द्वारा, और उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखती हैं? क्या ये पूरा मामला, जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था, क्या वो बस एक इस्तीफे की मांग पर ही था? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के युवाओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगी कि पहली बार उन्होंने सरकार को झुकाया। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं हमारे युवा, बजरंग दल, जितनी वाहिनियाँ हैं, उन लोगों से कहना चाहती हूँ, शर्म करो। एक अमेरिका से आके एक बेरोजगार यहाँ से गया पलायन होकर अमेरिका, वहाँ नौकरी ढूंढ रहा है, अचानक उसको एक कॉकरोच शब्द मिलता है, उसको वो मजाक में बनाता है एक वेबसाइट, और धीरे धीरे बेरोजगार जुड़ते उसने देखा कि कई करोड़ लोग जो है परेशान हैं, तो वो मूवमेंट बन जाता है। और मूवमेंट बन के इतना बड़ा कि देश व्यापी, यानी कि देखो युवा, छोटे छोटे बच्चे, मतलब जैन जी, छोटे छोटे 15 साल से लेकर जो पढ़ रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर BSc कर रहे हैं, सब जुड़ गए। तो पहली बार ये घबराए
क्योंकि कम से कम 30 करोड़ युवा है भाई। आज 15 साल से लेकर 30 साल की एज का 30 करोड़ लोग हैं। जब इनको लगा कि 30 करोड़ जनता इनके खिलाफ हो गई तो कितना भी ईवीएम सेट करेंगे तो हारना ही है इनको। तो इसलिए ये घबराए पहली बार। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, बहुत अच्छा किया और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं वहाँ आंदोलन में देख रही हूँ, कोई कह रहा पाकिस्तानी है, कोई कह रहा खालिस्तानी है, कोई कह रहा बाहर से फंडिंग आ रही है। ये गलत है। देखिए सोनम वांगचुक पुराना, उसके पिताजी भी इंदिरा जी के टाइम से आंदोलन करते आए हैं, तो उसको मैं सही ठहराऊंगी। और साथ में दीपक अभिजीत दीपके की हिम्मत को देखिए, बहुत बड़ी हिम्मत करी और एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। और इसी तरह मैं तो अब कहती हूँ आपके माध्यम से युवाओं को मेरा आग्रह है कि ईवीएम के खिलाफ हो जाएं। अगर बैलेट पेपर पर आ जाए तो इसी तरह का मूवमेंट पूरे देश पर खड़ा होना चाहिए। और अभी मैं देख रही थी मेरे यहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्यों भाई? मुख्यमंत्रियों का मांगो ना, जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की है ना। और तो इसलिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने जो बात करी कि अभिजीत दीपके ने सही किया और अच्छा काम किया है, लेकिन आप जब अभिजीत दीपके की बात कर रही हैं, लोग अभिजीत दीपके को कनेक्ट कर रहे हैं, पर वहीं पर दूसरी तरफ कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी तरफ से जो कार्य किया गया, हमने जो मुहिम चला दी और वो देखिए आज सफल हुई। मतलब कांग्रेस पार्टी और शेष नेतृत्व जो है वो तो अपना कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहा है इस मामले में कि हमने किया, हमारी वजह से देखो इतना बड़ा आंदोलन हो गया। आपको लगता है? नहीं, कांग्रेस के द्वारा आंदोलन खड़ा नहीं किया गया था। हाँ, कांग्रेस ने समर्थन जरूर किया, मगर जंतर मंतर वो नहीं इसलिए गए क्यों अभिजीत दीपके ने राहुल जी के बारे में कमेंट किया था जब वो यात्रा कर रहे थे, मतलब पूरी भारत यात्रा। तो इस वजह से वो नहीं गए और बड़े बड़े नेता गए वहाँ। और कई लोग कहते कि भाई राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का घिराव किया, गलत किया। बिल्कुल मैं नहीं मानती। हाँ, आंदोलन कांग्रेस द्वारा खड़ा नहीं किया गया था, बाद में सपोर्ट किया गया था जब तूल पकड़ा, और अच्छी बात है। मगर मैं उसका भी विरोध करती हूँ जो कह रहे भाई वो गलत है। क्यों गलत है भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री को तो घेरेंगे, तो वो उसको मैं गलत नहीं मानती, वो सही है। पर क्रेडिट तो वो खुद ले रहे हैं ना। जब बच्चों ने आंदोलन किया तो वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से एक मुहिम हो गई, वो पूरा क्रेडिट वो खुद ही ले रहे हैं राहुल। लास्ट में 2-3 दिन सारी पार्टियां गई, सारी पार्टियों ने इस पर सपोर्ट किया, इसी तरह कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। और जो कि मुहिम ये सिर्फ युवाओं का है, उसमें कोई पार्टी के नहीं थे, वो कोई कुछ नहीं थे, सिर्फ मासूम बच्चे थे जो बेचारे लाखों रुपए खर्च करके अपने माँ बाप कर्जा लेकर किस तरह से पढ़ते हैं। अब मेरे परिवार में मेरी सगी सिस्टर के 2 बेटे डॉक्टर निकले हैं जब पेपर लीक नहीं होता था, आज से 8-10 साल पहले। और एक मेरी भांजी निकली है छोटी, मेरी छोटी बहन की, गवर्नमेंट सीट से। और 1-2 बच्चे मेरे रह गए ये पेपर लीक के चक्कर में। आज बेचारे आके यहाँ पर आके फार्मासिस्ट का काम कोर्स कर रहे हैं। क्या करें बेचारे? इतना माँ बाप उनके सरकारी नौकरी करते हैं और कई लोग कर्जा लेके, और कई लोग किस तरीके से बच्चों का कोटा में इतनी महंगी पढ़ाई है और करते हैं। और लास्ट में जब पेपर लीक होता है तो लोगों का मनोबल टूटता है। और 90 पेपर लीक होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये 15-15 लाख में बिक रहे हैं, बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। बिना, आप मुझे बताइए, जब आप पेपरों को नहीं संभाल सकते तो तुम देश क्या संभाल सकते हो? पहले भी होते थे। मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के मिस्टर लाल को जानती थी, तो मैंने देखा है 2025-26 साल पहले लाल साहब होते थे चेयरमैन, तो मेरे अच्छे परिचित थे। तो हम एक बार कहीं खाने पे गए तो बड़े बड़े ब्रीफकेस वो गाड़ी से कहीं उतार रहे थे गेस्ट हाउस में। तो मैंने बोला सर क्या है ये इतने बड़े बड़े ब्रीफकेसों में? बोले पेपर है, कल परसों पेपर होने वाले हैं। तो चेयरमैन उस समय तक अपने कंट्रोल में रखता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का चेयरमैन अपने कंट्रोल में रखता था पेपरों को। तो आज कहाँ है वो? किसको तुमने ठेके दे रखे हैं? प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही है, एनजीओज काम कर रही हैं। कौन? जब तुम एक नीट का पेपर या किसी भी तरह के पेपर सरकार नहीं तो तुम काय को तुम्हें तनख्वाह दी जा रही है? करोड़ों लाखों रुपए के तुम्हारे पर खर्चे करे क्यों जा रहे भाई? जब तुम सरकारी विभाग, अगर तुम पेपर नहीं करा सकते तुम कर क्या सकते हो? तुम देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम खनन पे अवैध खनन कराते हो, अवैध शराब कराते हो, नशा कराते हो, एक पेपर नहीं करा सकते। फिर तुमको करोड़ों रुपए तनख्वाहें क्यों दी जाएं? तुम्हारे पीछे सिक्योरिटी क्यों रखी जाए भाई? इतने तुम मंत्री हो, इतने विभाग तुम्हारे हैं, आप एवरेज लगाओगे तो करोड़ों रुपए की केंद्र से लेकर स्टेटों में तनख्वाहें जाती हैं। अच्छा, जैसे कि ये जो पेपर लीक की बात यहाँ मुद्दा गरमाया हुआ है, वहीं पर उत्तराखंड में भी अभी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक का मामला भी सामने आया।
और उस पेपर लीक मामले के बाद में कल कांग्रेस ने यूटीयू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है जमकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। गणेश गोदियाल जी कह रहे थे कि भाई अब कांग्रेस की तरफ से हम मांग करते हैं कि अब उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस्तीफा दे, और इस्तीफा इसलिए देखो कि पेपर लीक रोक नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे और सीएम भी इस्तीफा दे। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये यूटी जो कि उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो तो विश्वविद्यालय का प्रबंधन देखता है ना, तो उसके इस पूरे मामले पर गड़बड़ी हो रही, फिर भी उन्होंने बताया कि कार्रवाई करी उन्होंने, जो सहायक प्रोफेसर था उसके बाद भी सब चीज़ें निकली। तो आपको लगता है कि ये इस्तीफे की मांग यहाँ भी होने लगी है, फिर से धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? तो गलत है, ये तो गणेश गोदियाल खिलाफ लड़ने वाला है धन सिंह के, और धन सिंह जीत रहा है। तो गणेश गोदियाल को तो किसी तरह चुनाव जीतना है, उसने ये धन सिंह का, अरे मुख्यमंत्री का मांगना, मुख्यमंत्री सेटिंग है तेरी, क्यों मांगेगा तू? हम तो कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के जैन जी और युवा, हाँ, सारे मामलों में मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। धन सिंह का क्या मांगना? धन सिंह का तो विरोध में चुनाव लड़ना है इसलिए मांग रहा है वो, और धन सिंह जीत रहा है वैसे भी, क्योंकि इसकी सिर्फ हवाबाजी है। वहाँ क्षेत्र में गणेश गोदियाल का कुछ नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है इसके पास, तो इसलिए वो किसी तरह माहौल बना के धन सिंह के खिलाफ बोल रहा है। और धन सिंह के खिलाफ क्योंकि वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, तो भाजपा के कुछ लोगों द्वारा ये पोषित है, और इसलिए धन सिंह का, और मैं नहीं मानती कि धन सिंह का के बजाय मुख्यमंत्री का मांगना चाहिए। अच्छा, जैसे कि कल मैं जब बात कर रहा था, कांग्रेस के कई नेता थे, सूर्यकांत धस्माना जी थे, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये जंतर मंतर पर जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये जो प्रोटेस्ट है इसमें कई तरह के और भी गतिविधियां देखने को मिली, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के गालियां देने की बात हो, पोस्टर दिखाई दिए, और स्टेज पर चढ़ कर के एक नारा भी दिखा कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह का नाम रहना चाहिए, और देश विरोधी नारे भी लगे कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरह के तमाम जो हैं वीडियोस जो हम देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहे थे। उसके बावजूद जब मैंने उनसे पूछा क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट था छात्रों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन ये कई तरह के संगठन, चाहे वो एसएएफ हो, एएसआईएफ हो, ये सब जुड़ गए, तो क्या अब ये जो संगठन इसमें जुड़ गए तो क्या ये ठीक है? इससे कहीं ना कहीं छात्रों की छवि और उनकी चीज़ों पर नुकसान नहीं हुआ, आपको लगता है? नहीं, छात्रों की छवि का कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर ये आंदोलन आगे और बढ़ता तो फिर सारे संगठन, सारे क्रिमिनल्स आने लग गए थे, और बाद में अगर ये लंबा बढ़ता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। अच्छा किया भाजपा सरकार ने, समझदारी दिखाई कि टाइम पे डिजाइन करा दिया, नहीं तो अगर ये उनको एलआईयू रिपोर्ट या आईबी रिपोर्ट से पता चल चुका था, शुरू में ये छात्रों का ही था, और अब भी मैं मान रही हूँ छात्रों की जीत है। मगर इसमें कुछ लोग आके बीच में, जैसे बीच में आए और कुछ लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया छात्रों को, ये गलत है। इसमें कुछ भाजपा द्वारा भी प्रायोजित थे और कुछ सच में ही आए थे, कुछ भाजपा द्वारा प्रायोजित थे। धस्माना जी ने खुलकर के आरोप लगाया कि जितना भी ये सब कुछ लोग थे, जितने भी तत्व थे, शरारती तत्व, ये सब संघ के लोग थे। उन्होंने खुलकर के कहा कि ये सब संघ करवा रहा है, संघ नहीं किए, वो सब संघ के लोग थे, नारे लगा रहे थे। आप भी संघ के लिए क्या कहूँ, मैं संघ के लिए नहीं कह सकती। हाँ, सरकार द्वारा भेजे गए, आप मुझे बताइए, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जैसे लग रहे हैं, डंडे और कील कहाँ से आ जाते भाई? ईंट पत्थर कहाँ से आ रहे हैं भाई? आप मुझे बताओ ना। और कभी तुम लाइट काट रहे हो, कभी पानी काट रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। परेशान तो युवाओं को किया जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार से भीड़ आ रही थी, एमपी से आ रही थी, यूपी से आ रही थी, तो इस तरीके से बहुत सारे भीड़ वहाँ आने वाली थी। तो इसलिए ये इन्होंने कुछ सरकार द्वारा, मैं संघ के थे या भाजपा के थे, सरकार द्वारा ही थे जो बीच बीच में नारे लगवा रहे थे। और ये आप मुझे बताइए, युवाओं का जेन्युइन, छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, आप देखो ना, कितने दुर्भाग्य की बात है कि महामानव को महादानव बना दिया उन्होंने। कितने शर्म की बात है। जितनी छिच्चा लेदर मोदी जी की इस बार हुई है, कभी जीवन में नहीं हो सकती। ये इसलिए डरे हैं। रात को 12 बजे मोदी जी क्यों आए? जब उनने फेसबुक को देखा उनको गालियाँ पड़ रही हैं, तभी तो आए। अचानक क्या है, अपने सामने देखो इतना बड़ा सिस्टम मोदी जी का, अचानक मोबाइल पे ऐसे, उनकी शक्ल भी नहीं, मतलब नाक भी इतनी, बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और एकदम से आना और अपने हाथ से मोबाइल पे एक वीडियो डालना। तो ये उनको एलआईयू द्वारा, आईबी द्वारा रिपोर्ट पता चल चुकी थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए उन्होंने रात को एकदम से फ्रेंड्स बच्चों को संबोधित किया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात पूरे देश के लिए है, जो मोदी जी को इतना बड़ा नाम होता है, और उन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने किस कदर गालियाँ दी, कितना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि उन बच्चों को ऐसी गाली देनी भी नहीं चाहिए, मगर फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करेगा? जब 30 दिन तक भूखा प्यासा, गर्मी सड़ रहा है, इतनी गर्मी है, और खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पानी बंद, टॉयलेट नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? गाली नहीं बकेगा तो क्या करेगा?
बच्चों ने जो है जो गलत दिया, मगर इसी तरह ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जो जब युवा इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में आके गालियाँ बके, टेंशन में आके, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। जैसे कांग्रेस का संगठन या फिर आम आदमी पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो हैं वो जंतर मंतर पर भी गए थे, उसके अलावा लोकसभा में भी, और तमाम जगहों पर वो भाजपा के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि पेपर लीक उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, झारखंड में कांग्रेस सरकार है और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां पर भी पेपर लीक के मामले हुए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के लोग ये जो हैं, या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, अन्य लोग हैं, ये लोग क्या अन्य सरकारों पर या जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर भी इस्तीफे की मांग करेंगे, वहां भी ऐसी कार्रवाई की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, ये मूवमेंट न तो केजरीवाल का था, न कांग्रेस का था, न किसी का था। ये मूवमेंट युवाओं का था। जब युवाओं का मूवमेंट है, तो युवाओं ने देखा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, उसी का मांगा। उनको क्या पता, अगर पार्टियां होती तो प्रधानमंत्री का मांगती, मोदी का मांगती। वो तो इनोसेंट बच्चे हैं, वो उसी का मांगे ना, मंत्री का। मगर बाद में वो समर्थन जरूर किया उन्होंने, 3-4 पार्टियों ने, वो अलग बात है। मगर ये कोई किसी बाहर की फंडिंग नहीं थी, कोई गलत नहीं था। सच में आज पूरे देश में माएँ अगर आज चुनाव करा दे तो कांग्रेस बीजेपी 100 पे आ जाएगी, 100 पे। और अगर इसी तरह का मूवमेंट अगर इन्होंने कुछ एक आध और चले, क्योंकि अब युवा जाग गया है। आज पहले ज़माने में होता था कि जो सीनियर सिटीजन कहते थे उस पूरा परिवार उसको वोट देता था। आज युवा जिसको वोट देने को कहता है उसको वोट देते हैं पूरा परिवार, क्योंकि युवा ही घर चला रहे हैं। आज युवा के कहने पे माँ बाप चलते हैं, उल्टा हो गया। तो इसलिए इस बार का जो देश में हुआ बहुत ही खतरनाक हुआ, और भाजपा को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हर स्टेट में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी का दौरा था देहरादून में, छात्रों की गूंज, एक भव्य कार्यक्रम किया गया बन्नू स्कूल में। तो जहां पर जब बात कर रहे थे कांग्रेस वाले कि भाई काफ़ी गंभीर विषय है, गंभीर तरीके से जो है हम बात करेंगे छात्रों के नीट पेपर लीक को लेकर, राहुल गांधी जी बात करेंगे इन तमाम विषयों को लेकर, पर वहाँ पर जब माहौल देखा तो माहौल कुछ और ही था। माहौल ये था कि वहाँ पर भाजपा के लोग ये बोल रहे थे, और उन सभी ने आरोप लगाया, जनता की तरफ से भी कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यो हनी सिंह और नाने किस के अजीब अजीब आपत्तिजनक गानों पर डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो गणेश गोदयाल जी हों, करण महरा हों, ये लगातार ठुमके लगा रहे थे और नच रहे थे। तो लोगों का सवाल ये था कि क्या इतने गंभीर विषय पर बात करने के लिए कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, और वहाँ पर ये सब हो रहा था, क्या ये सब सही है? बहुत गलत है। देखो, मैं आपको बताऊं, जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज था वो केंद्र से मैनेज था सारा। और जब केसी वेणुगोपाल आए थे वो सिर्फ यहाँ बात कर, इनकी बस की है इतनी भीड़ इकट्ठी कर ले। सारे यूपी से, सहारनपुर से आई थी भीड़, सारे हरिद्वार से आई थी। तो जितनी भी भीड़ थी ये कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से ये मैनेज किया प्रोग्राम था। और राहुल जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मगर उस प्रोग्राम को फ्लॉप किया यहाँ के लोकल ने, क्योंकि खुद की मेहनत तो थी नहीं। उसको कैश कराना चाहते, खुश हो गए, पागल हो गए, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। वो इमरान मसूद ने भीड़ भेजी, हरिद्वार से आई भीड़। पहाड़ का कौन था बताओ, गणेश गोदयाल को पूछ ले कितने गाड़ी मंगाई तूने, हैं? मतलब पहाड़ों से कितनी बसें आई। एक सुमित हृदय के यहाँ से आई थी, और कुछ और मेरे परिचित हैं वहाँ से भीड़ आई थी। बाकी सारा प्रोग्राम केंद्रीय कार्यालय से ऑर्गेनाइज था इनका, सब भीड़। और ये कितनी शर्म की बात है, सबसे बड़ी शर्म की बात तो भाजपा के लिए है। आपने देखा होगा वो जैस्मिन सेंट्रलस को, जो हमेशा टिकट के पैसे लेती है, उसको फ्री कर दिया। उसको फ्लॉप करने के लिए राहुल गांधी के प्रोग्राम को फ्लॉप करा, वो नहीं हो पाया, उसको बुला के फ्री एंट्री दे दी। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, उस जैस्मिन सेंट्रलस की तरह नाचने लग गए कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, है? और कैसे कैसे गानों पर, हनी सिंह के गानों पर, शराब के गानों पर डिस्को कर रहे। भाई शर्म आती है, शर्म। चुल्लू भर पानी लेके कांग्रेस से डूब मरो, कभी नाचे नहीं हो क्या? अब वो तो ऐसे कर रहा हो, नाच तो ले, कम से कम ढंग से तो नाच ले। वो प्रदेश अध्यक्ष और और प्रीतम सिंह को देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो भी हाथ हिला के डांस कर रहे हैं। उनको तो शर्मी करना पड़ा। अरे तुम नमस्कार करते भीड़ देखकर, हाथ हिला लेते सब भी ढंग से। राहुल गांधी आया हुआ है, कितना ओछापन कर रहे हैं, तो उससे क्या मट्टी खराब होगी इनकी। जो छात्रों का प्रोग्राम वो फ्लॉप कर दिया खुद ही कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से आज बता दूं कि उत्तराखंड में
कांग्रेस का पहाड़ में कुछ नहीं है, पहाड़ में कुछ नहीं है। और आज मैं आपको बता दूं, अभी चुनाव 7-8 महीने हैं, आपको 3 महीने बाद एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ मिलेगा तीसरे विकल्प के रूप में। देखिए, आज बीजेपी से 8 लोग टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से 4 लोग मांग रहे हैं। टिकट किसको मिलेगी? 2 को मिलेगी। और जो लोग ये कुछ इस नेता का रिश्तेदार, कोई उसका रिश्तेदार, कोई ऊपर से आएगा, कोई प्रभारी का आएगा, कुछ को बेचेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि भाई एक जो लोग 20-20, 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, इस बार वो लड़ने वाले हैं चुनाव। तो इस उत्तराखंड में कांग्रेस तो नहीं, तीसरा विकल्प वर्सेस बीजेपी होगा। और बीजेपी का वैसे भी डाउन हो गया अभी। अच्छा, जैसे कि एक मामला ये भी सामने आया हुआ है कि आप देखेंगे गणेश गोदयाल जी से लोग बात करते हैं क्या लग रहा है कि बदलाव होगा, तो वो कहते हैं कि हाँ निश्चित तौर पर बदलाव होगा, भाजपा से लोग त्रस्त हैं और हम पूरे के पूरे 70 विधानसभा में कांग्रेस लाएंगे, कांग्रेस आएगी। वहीं पर कुमारी शैलजा जी अभी जब दौरे पर आई थी तो उन्होंने 2 नियम निकाले थे। उन्होंने कहा था कि एक परिवार से एक टिकट होगा और दूसरा जो भी महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये लोग या तो अपना पद छोड़ें और या फिर टिकट की दावेदारी में खुल करके आएँ। तो ये जब बात आई तो कई महानगर अध्यक्ष हैं, चाहे वो हरिद्वार से हो या अन्य जगहों से हो या फिर और जिला अध्यक्ष हैं, वो भी तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी लगे हुए हैं, इस मामले के इस नियम के बाद भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां हैं उस पर वो खुद ही नहीं उतर पा रहे हैं? चाहे एक परिवार का टिकट, जैसे वीरेंद्र रावत जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो टिकाऊ होगा और जो जीताऊ होगा उसको टिकट मिलेगा, चाहे वो मैं हूं, अनुपमा जी हो या हरीश रावत जी हो, कोई भी हो। एक से बढ़कर भी लोगों को, यशपाल आर्य जी हैं मान लीजिए, उनके पुत्र रहे हैं संजीव आर्य जी, तो वो भी टिकट की दावेदारी अभी उन्होंने मना कर दी, लेकिन पहले वो भी उम्मीदवार थे। लड़ेगा 100% लड़ेगा। ये तो सिर्फ ड्रामा है। ये क्या हुआ था, शैलजा कुमारी को गणेश गोदयाल जिस वक्त टिकट बेचना चाह रहा था उसमें ये प्लानिंग उसने मुझसे भी डिस्कस की थी और उसी की थी सारी, है उसी की सारी प्लानिंग थी। और शैलजा वही बोलती थी जो प्रदेश अध्यक्ष बोलता था। और आज हरीश रावत को ठिकाने भी इसलिए लगाया, दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। हाँ, तो इसलिए गणेश गोदयाल ने ठिकाने लगाया ना। तो अब पहले ये प्रीतम को भी नहीं पूछ रहा था, हड़क सिंह को, जब मैंने लगातार 20-50 वीडियो डाली इसके खिलाफ, अब जाके उनके साथ चल दिख रहे, अब उनके शरण में गया, वरना इसने कांग्रेस के नेता को पैदल कर दिया था। तो ये पुरानी बात, ऐसा होगा नहीं। एक परिवार को 2 टिकट इनको देनी पड़ेंगी। भाई वहाँ रंजीत रावत अपने लड़के के अपने लिए मांग रहा है और हरीश रावत लड़की है, लड़के के लिए मांगेंगी। वो तो उनका बस चलो 2 लड़कों के मांग दें। और हरीश रावत तो कैसे के बिना चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? और प्रीतम सिंह भी मैंने सुनने में आ रहा है उनके भाई भी लड़ना चाहते हैं। और ऐसी यशपाल है, उसका लड़का भी लड़ेगा। आज वो कह रहा है, कल को 100% लड़ेगा जब कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये करना इनके लिए असंभव होगा। और बाकी अगर ऐसा हो तो हरीश रावत अगर राजनीति से अलग होंगे तो कांग्रेस तो खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 20 सीट पहले आई है वो भी इनकी आनी 18-20 सीट वो भी मुश्किल होगा। क्योंकि हरीश रावत आज एक बहुत बड़ा चेहरा तो है ही भाई। आज कम से कम हर विधानसभा में 30% वोट अपना है हरीश रावत का। तो इसलिए ये गणेश की चाल थी। अब टिकटें बिक नहीं रही हैं क्योंकि उस हल्ले से इनकी पोल खुल गई है। अब लास्ट में टिकटें अगर ये सही बांटेंगे तो 20-25 क्रॉस कर सकते हैं लोग। सरकार तो कांग्रेस किसी कीमत पर बना ही नहीं सकती। अच्छा, जैसे कि हरीश रावत जी जो हैं वो भी कुछ समय से अभी चर्चा का विषय था। जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ तब भी लोग ये कह रहे थे कि भाई पोस्टरों से भी वो गायब हो गए हैं और कुछ समय से लगातार भी दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या हरीश रावत जी किस तरफ चलेगा? क्या अभी भी कोई नाराजगी हो गई है? देखो, एक हरीश दा चाहे कितना जवान बने, हरीश रावत जी अब हो गए बुजुर्ग। अब वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बराबरी करते कि वो उम्रदार है। हरदा के शुगर की प्रॉब्लम भी है और अभी मैंने सुना स्टंट डलवाया उन्होंने वेदांता में। और लोगों को नहीं बताया कि लोग कह देंगे बीमार है। मुझे खबर है कि उन्होंने स्टंट डलवाए और वेदांता में 25 तारीख, अब कल तक उनको वहीं रहना था दिखाने। वेदांता में ही उन्होंने स्टंट डलवाए और बीमार हैं वो, इसलिए नहीं आए प्रोग्राम। और कुछ इनको भाजपा ने, उनको कांग्रेस ने उनको अलग थलग कर रखा है और लास्ट में चुनाव के टाइम मनाना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस साफ खत्म। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हरीश रावत जी को दरकिनार कर दिया गया तो क्या कांग्रेस की जो जड़ें, चाहे वो हरिद्वार जिले में हो या देहरादून या और अन्य जिलों पर, अल्मोड़ा में जितनी मजबूत हैं उतनी मजबूत रह पाएंगे? आपको लगता है? देखो, हरीश रावत जी एक बार मरते से पहले सीएम अवश्य बनेंगे अगर उनका बस चले। चाहे वो सरकार पूरी वोट आए, पूरे एमएलए जीते ना जीते, हरीश रावत तो मरते दम तक झंडे से लिपट के जाना चाहते हैं। और उनको अगर कांग्रेस आई भी, अगर जोड़ तोड़ से बनी भी, तो हरीश रावत ही सीएम बनेंगे। और देखो, मेरी नज़र में तो प्रीतम सिंह बेस्ट है।
और गणेश गोदियाल तो कहीं का नहीं हो। तो आप हरेक सिंह रावत कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे मौका मिल जाए। तो दूसरे घर से आया है अभी, एक घर छोड़ के, जो बेचारे इतने सालों से बस्ता ढोरे कैसे बन जाएगा भाई? तुम मलाई खाओ बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, और तुम मुख्यमंत्री में कोई नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। और उसको तो खुद का टिकट पक्का नहीं है कहीं पर। हड़क सिंह रावत का कहाँ पक्का बताओ, कहाँ से लड़ेगा? विधान से कभी कहते हैं कोटद्वार से, कभी कह रहे हैं कहीं से। अरे उसको रुद्रप्रयाग दिया जाएगा बाद में, बता रही हूँ मैं, और वो भी हराया जाएगा इसको। ये कांग्रेस को हराएगी अंदर खाते। बहुत बड़ा यहाँ पर कांग्रेस नहीं आने का रीज़न यही है कि यहाँ का नेता हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो इसलिए एक दूसरे के लोगों को टिकट काटते हैं, और जब मिल भी जाती तो उसको हराते हैं। अच्छा, अगर अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें यूकेडी कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, तो उसमें एक सवाल किया गया कि भाई आपका चेहरा कौन हो सकता है, कौन आपका नेतृत्व करेगा। तो कई लोगों ने वहाँ पर के असमंजस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे साथ में जो काशी सिंह एरी जी हैं वो नेतृत्व करेंगे, अगर हम आते हैं तो हमारे सीएम का चेहरा वही होंगे। आपको लगता है? देखो, मेरे सुनने में जो आ रहे हैं, अब मैं क्या कही सही है गलत है, वो भी मेरी तरह एक आंदोलन कर पार्टी है कि यूकेडी को बीजेपी ने कहा कि तुम 5 सीट पर लड़ो, हाँ हम हल्के कैंडिडेट देंगे, और बाकी आप और सीटों पे वोट मत काटो। जैसे आशुतोष नेगी को उनको बाहर का रास्ता दिखाया, संतोष भंडारी को बाहर का रास्ता, उधर कुलदीप रावत के पीछे लगा दिया किसी को आशीष नहीं है। ये 4-5 बोलने वाले यूकेडी में, ये नहीं तो यूकेडी खत्म। और कौन है बताओ ना यूकेडी के पास? ये 4-5 लोग ही तो बोलने वाले हैं। अगर इनके साथ ही है, ये कोई षड्यंत्र है, कोई भाजपा का आदमी यूकेडी के अंदर घुसा है पार्टी में, और जो इस तरह के सब लोगों को दुखी कर रहा है। और वैसे भी देखो, मेरे हिसाब से यूकेडी किस सीट पर, मयूख महर को हराना इतना आसान काम नहीं है। मयूख महर इतना पुराना काम करता है पिथौरागढ़ का। वो प्रीतम सिंह, वो प्रकाश पंत को हरा दिया। प्रकाश पंत इतने सुलझे हुए नेता, इतने वो मयूख महर हरा दिया। लेकिन एक सवाल इसमें मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, इसी में एक सवाल ये है कि पिथौरागढ़ में जब गोदियाल जी गए थे एक कार्यक्रम में, वहां पर जो कांग्रेस के नेताओं में आपसी खिलाफत इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब गोदियाल जी का कोई सम्मान नहीं है क्या? क्योंकि आप देखेंगे कि मयूख महर उठ के चल दिए, कह रहे कि चलो यहाँ से समर्थकों से, और नारेबाजी हो गई, उन तमाम लोग खिलाफत करने लगे, और गोदियाल जी बस देखते रह गए। तो ये क्या कितना बड़ा? अरे वो तो एक्सीडेंटल अध्यक्ष है, मैं क्या बोलूँ, गलती से बना हुआ है, उसको कोई नहीं पूछता, कोई रिस्पेक्ट खत्म। और जब से मैंने उसके वीडियो बनाया तब से तो बिल्कुल जीरो हो गया हो, कोई इज्जत नहीं उसकी, न कार्यकर्ता करता न पार्टी के नेता करते, बस एक अध्यक्ष पद का वो तमगा लेके घूम रहा है। और वहाँ पर तो देखो, हरीश रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट 2 गुट हैं। देखो, शुरू के नेता यही हैं। गणेश गोदियाल तो अब आया, 1 बार का 2 बार का विधायक है, क्या है ये? इससे ज़्यादा सीनियर तो हरीश दामी है। हरीश दामी कई बार का वो है, विधायक है। तो वो लोग, कोई विधायक भी इसकी इज्जत नहीं करते। और दूसरी बात क्या है, क्या कहते हैं, वहाँ पर जो 2 गुट है ना, एक मयूख महर गुट और एक दूसरा गुट, उस गुट का आपस में झगड़ा हुआ, इसलिए सब कुछ हुआ। और मयूख महर एक जैसे प्रीतम सिंह है, उनको कोई हराना मुश्किल काम है, उसी तरह मयूख महर भी को हराना बहुत इम्पॉसिबल है। अब काशी सिंह एरी कैसे हराएंगे ये सोचने का विषय है, मगर मुझे नहीं लगता कि मयूख महर को कोई हरा सकता है। अंतिम सवाल ये है कि कई लोग, जब हम बात करते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार यूकेडी की धरातल स्थिति जो है वो ऐसी है कि अगर भाजपा की कुछ इधर उधर चीज़ें होती हैं तो यूकेडी निश्चित तौर पर भाजपा को समर्थन देगी। आपको लगता है ऐसा होगा अगर चुनाव में कुछ उथल पुथल होती है? अब देखो, मेरे को दोराहाट की एक सीट है और एक आशीष नेगी सीट है। दोराहाट में भी अब किसको बीजेपी देती है? वहाँ अगर दोराहाट में कोई यूकेडी का एक भुवन कठेरथ है, अगर वो न लड़े तो एक वो सीट मुझे लगती है आशीष नेगी की, वो भी डामाडोल है। और बाकी कौन सी ऐसी सीट है बताइए जो ये जीत सकते हैं? न इनके पास कोई विधायक जा रहे हैं, न इनके पास कोई फाइनेंसर जा रहे हैं। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और इस बार देखो, मैं आपको सच बताऊं, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, आज भाजपा का अभी ये सब आंदोलन फांदोलन, सब तमाम पेपर लीक से और इससे उससे सब देश में मोदी जी का डाउन ग्राफ हो गया, तो बीजेपी तो डाउन आएगी यहाँ पर। और फिर यहाँ हमारे मुख्यमंत्री के वजह से भी बहुत बदनाम हो गया स्टेट, बहुत ज़्यादा खनन हो, चाहे शराब हो, चाहे ज़मीनें हो, अवैध ज़मीनें हो। अब आप देखिए ना, अभी आपके सामने एक जितेंद्र चौधरी को श्यामपुर में एक 12 करोड़ की ज़मीन दी इन्होंने, और जब उसकी ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, उसका जो हल्ला गुल्ला किया तो वापस हो गई। अभी फिर ये दोबारा खनन स्वामी ने दिलवा दी, अभी फिर हंगामा हो रखा है। इतनी बड़ी 12 करोड़ की, एक तरफ धामी पूरी थता हुआ था, अपनी ढोल पीटता ढोल,
कि मैंने कई करोड़ों की ज़मीनें छुड़वा लिया। अरे मदरसे छुड़वाए तूने, हैं वो दो को दिखाने के लिए, बाकी तेरे माफिया खा रहे हैं, सारी ग्राम पंचायत तो खा गए। ऐसी रुड़की में, ऐसी अभी देखो सचिवालय के पीछे तो बचा ले ज़मीन अपनी। गोगी हो गया, अभी छत डल रही वहाँ पर। गोगी एक है बंदा, राजेश गोगी, सचिवालय के बिल्कुल बैक साइड में। एक पुराने टाइम के एक महाराजा थे, उनके नाम ज़मीन थी, वहाँ डिस्प्यूट चल रहा कुछ। एक मुसलमान के नाम थी, उसके डिस्प्यूट के चक्कर में 5.5 बीघा सचिवालय में, सोचिए कम से कम 50 करोड़ की ज़मीन कैसे बना रहा भाई वो, बिना कागज़ के? कैसे रातों रात छत डल रही है? क्यों नहीं देखते उसको? अभी कल ही मुझे फ़ोन आया कि 500 गज की छत और डल रही वहाँ। सचिवालय के पीछे तो बचा ले, फिर बात करना फालतू कि मैंने ये बचा लिया, मैंने भूमा, सारा तो भूमा पे के पेट में चला गया तेरे ज़मीन। जब सब कहाँ ज़मीनों का भूमाफिया, ये बगल में भूमाफिया ही है, ये मेरे जस्ट बगल में 300 करोड़ पूरा, यहाँ से लेकर आपके मैक्स हॉस्पिटल से लेकर सचिवालय तक अरबों खरबों की ज़मीन तुम्हारे भूमाफिया के पेट में चलेगी। और जैसे भगवान कृष्ण करते थे ना, विराट रूप में, सब मिट्टी भी खा गए तो सब उनके आ जाओ, बस वैसे इन्होंने बिल्कुल डायनासोर की तरह, और ऐसे सब ज़मीन खा गए। अभी कहता है मैं इतने हज़ारों करोड़ का मुक्त कर दिया। अरे मुक्त क्या करा, सारे तो तुमने बेच डाली सब माफियाओं को। तो इस वजह से जो है प्रदेश में धामी भाई की वजह से गढ़वाल तो टोटली नाराज है। न इसने गढ़वाल में काम किया, न कुमाऊं में काम किया, इसने काम किया सिर्फ बाहर के लोगों का। अभी आप देखिए ना, करतार सिंह भड़ाना और उसकी तारीफ कर रहा है। अरे किसानों का नेता है वो करतार सिंह भड़ाना, रेत में से तेल निकालता है, इनको रेत ही दिखाई देती है, सोते रेत खाते रेत। क्या हो गया मुख्यमंत्री को, है रेत 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 रेत, गजब हो गया भाई। ठेका ले ले, पार्टनर बन जा किसी चड्डा वड्डा का, है मुख्यमंत्री पद छोड़, रात दिन रेत रेत रेत, बताइए। और बनते तुम उत्तराखंड के नेता, पहाड़ी नेता, पहाड़ी मुख्यमंत्री, और बात करते हो पहाड़ियों की, और तारीफ किसकी मान रहा है? स्वामी की, यतेंद्र सिंह स्वामी की और करतार सिंह भड़ाना की, हरियाणा वालों की, है। सारा सचिवालय हरियाणा वालों को घुसा दिया, सारा विधानसभा हरियाणा वालों को घुसा दिया, सारे खनन के पट्टे तुमने हरियाणा वालों को दे दिए, सारा शराब के ठेके तुमने हरियाणा वालों को दे दिए, सब हरियाणा मुजफ्फरनगर। और वोट चाहिए पहाड़ की, नेता कहाँ का बनना है? पहाड़ का। अब देखा तुम्हें पहाड़ी वोट। मैं तो सारे जन जी, सारे युवा, मैं कहना चाहती हूँ आज आपके माध्यम से, जाग जाओ। इन भाजपा राष्ट्रीय पार्टियों को दोनों बाहर का रास्ता दिखाओ, चुनाव में दिखाओ, चुनाव में मैं कह रही हूँ। और हम तीसरा विकल्प लाएंगे, और निश्चित तौर पर लाएंगे, और युवा ही सरकार बनाएंगे, और पूरे आज प्रदेशों में बनाएंगे, कल देश में बनाएंगे। दर्शकों, ये थी हमारे साथ में भावना पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि जनता जो है इस बार क्या चाहेगी, 27 विधानसभा चुनाव में कैसा क्या कुछ बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो तो वक्त के साथ परिणाम ही बताएंगे, पर हाँ, आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।